सज्जनों के बुद्धि को मैं सादर नमन करता हूं, अर्थात नमो बुद्धाय। आज जो टॉपिक दिया गया है कि हमें बुद्ध पर बोलना चाहिए। बुद्ध पर बहुत से भ्रम भारत में फैले हुए हैं। हम लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते थे कि भारतीयों को इतिहास की परंपरा का ज्ञान नहीं है, इतिहास नहीं लिखते थे। एक्चुअली भारत के लोग सब चीज लिखते थे। ये मध्यकाल में उनके साहित्य को जो जला दिया गया और बहुत से साहित्य को नए रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, वही घालमेल में बहुत सा चीज घालमेल हो गया है। जैसे हम लोग आदतन जो है बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध जो है ये बुद्ध का अपमान है। अब आप ये शब्द उसी समय प्रयोग करते हैं जिनके विरुद्ध जो है ये सारा इतिहास जाता है। जब वो आत्मा शब्द का विरोध कर दिए तो बुद्ध महान आत्मा कैसे हो सकते हैं? महान आत्मा को ही महात्मा कहते हैं। उन्होंने आत्म को माना है, आत्मा को नहीं माना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम लोग भी जो कागजी साक्ष्य में उलझे रहते हैं, अपना तर्क विवेक नहीं लगाते हैं, नतीजा क्या होता है कि कुछ चतुर चालाकों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को बुद्ध के पहले से खींच दिया। मानो वो नहीं होता तो बुद्ध भी महान नहीं होते। मतलब वो पहले से जो सभ्यता संस्कृति थी उसी के विरुद्ध बुद्ध ने जो क्रांति किया, मतलब पहले से जो मौजूद सभ्यता संस्कृति थी वही हिमालय है, और जिस पर बुद्ध नामक व्यक्ति ने एक पर्वतारोही की तरह उस पर है जो विजय हासिल की। मानो वह पर्वत नहीं होता तो बुद्ध महान नहीं होते। मानो वो बाद नहीं होता जो सबसे पुरातन सभ्यता और संस्कृति का अपनी बात दोहराता है, वो नहीं होता तो उसके प्रतिक्रिया में बुद्ध नहीं होते। दरअसल उस समय उनकी सभ्यता और संस्कृति थी ही नहीं। बुद्ध किसी के प्रतिक्रिया में आए ही नहीं थे। बुद्ध तो बुद्धि का विकास है। बुद्ध जो हैं, जिनको हम लोग बुद्ध बुद्ध कहते हैं, इनका नाम असल में गौतम है। ये डीडी कौशाम्बी जो है ये गौतम बताते हैं कि पाली में गौतम, चूंकि गौ शब्द औ शब्द पाली में होता नहीं है, ये हिंदी और संस्कृत में गौतम है। इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये बुद्ध जन्मजात नहीं थे, ये बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। बुद्धत्व एक पद था, एक उपाधि थी, एक प्रतिष्ठा था। तो इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, माने एक विशिष्ट उच्च स्तरीय बुद्धि की प्राप्ति हुई है, तब ये बुद्ध हुए हैं। और जो लिखित साक्ष्य है उसमें बताया जाता है कि ये 28वें बुद्ध हैं। और बहुत से पाली के जानकार, जैसे बिहार में ही हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह और राजीव पटेल जी, ये लोग पाली पर बहुत इनोवेटिव काम किए हैं। तो ये बताते हैं कि नहीं, एक मध्य प्रदेश में एक जगह तो 7 बुद्ध की एक साथ मूर्तियां हैं। और जो विदेशी आए या जो भी उस समय के साहित्य हैं, तो क्रक संधु क्या क्या नाम का कई बुद्धों की चर्चा है, और 28 बुद्धों की चर्चा है, और ये 28वें बुद्ध थे। तो दरअसल बुद्ध जो है एक व्यक्ति तो है ही, एक संस्था का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और ये कोई गुरु की उस तरह की परंपरा नहीं थी जो वंशवाद पर आधारित था। मतलब यदि एक बुद्ध का पीरियड यदि 50 साल होता है और ये 28वें बुद्ध थे, तो 14 साल पीछे चला जाता है। 1400 साल पीछे जब जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप पहुंच जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो मोहनजोदड़ो का जो पहला जो खुदाई हुआ है, उसके लेखक जो हैं, खोज करने वाले जो ब्रिटिशर्स थे, वो लिखते हैं कि वहां पर एक बड़ा विशाल स्तूप था। यदि आप पहले का फोटो देखेंगे तो बहुत बड़ा विशाल स्तूप था, और उसी के से वो उत्प्रेरित होकर के वहां पहुंचे। तो अब हम
ये बात सिर्फ महात्मा पर हम बोल गए। इतिहास को आपको यदि समझना है तो इतिहास को विज्ञान के विधियों से समझना होगा, वैज्ञानिक विधियों से समझना होगा। इतिहास जो है, कार्ल मार्क्स तो बताते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम हमने इसलिए ले लिया कि महान इतिहासकार डीडी कौशाम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी जो थे तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इतिहास की धारा बदल दी है भारत में, इसीलिए उनको इतिहास का पहला हिस्टोरियोग्राफर कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि इतिहास की जो सही व्याख्या होगी वो उत्पादन की शक्तियों और उसके अंतर संबंधों के आधार पर किया जा सकता है। यही धारणा कार्ल मार्क्स की थी और यही धारणा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर राम शरण शर्मा, जिनका पहले एनसीईआरटी का प्राचीन काल का इतिहास की पुस्तक चलती थी, वो डीडी कौशाम्बी को अक्सरहा कोट करते हैं और वो भी इससे सहमति जताते हैं। मैं भी इन लोगों से सहमति जताता हूं कि इतिहास की व्याख्या इन्हीं विधियों से किया जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ संशोधन किया है पढ़ने के क्रम में कि उत्पादन के शक्तियों से नहीं, उपभोग के साधन और शक्तियां, उत्पादन के साधन और शक्तियां, वितरण और विनिमय के साधन और शक्तियां, ये चारों के आधार पर, मतलब आर्थिक आधार पर, जिसको आप समकालिक शक्तियां कह सकते हैं, जिसको आप बाजार की शक्तियां कह सकते हैं, इसी के आधार पर इतिहास को लिखा जा सकता है और यही लिखना वैज्ञानिक होगा। यही बाजार की शक्तियां, आर्थिक शक्तियां, समकालिक शक्तियां इतिहास के काल में ऐतिहासिक शक्तियां कहलाती है, जो इतिहास की धारा बदलती है। एक बात आपको हम ध्यान दे दें कि हमने भी इतिहास की किताब लिखी है, होमो सेपियंस के उदय से लेकर के समापन तक, जहां तक ये जाएगा इस शताब्दी में समापन होना है। जैसा युवल नोहा हरारी, इजराइल के प्रोफेसर, होमो सेपियंस के किताब में भी चर्चा करते हैं कि होमो ड्यूस जो है नई प्रजाति आएगी होमो सेपियंस से म्यूटेटेड होकर के, जिसका कार्यक्रम चल रहा है। एलन मस्क का आप नाम सुने होंगे, ये लोग इस महत्वपूर्ण पद पर काफी काम कर रहे हैं आगे। तो उसमें मैंने लिखा है कि राजा का नाम, शासक का नाम, राज्य का नाम, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट जिसको आप कंट्री या नेशन समझते हैं, युद्धों का विवरण और शासन का ब्यौरा इतिहास नहीं होता है। ये सब इतिहास के उदाहरण हैं, ये सब इतिहास के एग्जाम्पल हैं। इसीलिए मैंने किताब में किसी राजा का नाम, किसी शासक का नाम, किसी राज्य का नाम, कोई युद्ध और कोई शासन का ब्यौरा नहीं दिया है। हाँ, उसमें बुद्ध का नाम आया है, इसलिए आया है कि वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, एक उपाधि के रूप में उनका चर्चा किया गया है, क्योंकि इतिहास के, मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आपको हम इस आधार पर जब इतिहास को समझाएंगे तो आपको इतिहास समझने में बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी। अभी तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं भारतीय, जिस सोसाइटी के हैं, सब जो हैं उनके ग्रंथों के स्टील फ्रेमवर्क में फंसे हुए हैं। ये मूल निवासी का शब्द, ये आर्यों की संकल्पना, ये वर्ण और जाति की हजारों व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, सब उनकी संकल्पना है और उन लोगों ने इजाद किया है और हम लोग इसको समर्थन दे करके उनको समर्थन दे रहे हैं। ये बात भी कभी आगे होगा तो आपको समझाएंगे। तो आज पहले बुद्ध तक सीमित रहें कि बुद्धों का उदय हुआ क्यों, बुद्ध आए क्यों और बुद्ध ने क्या किया। तो हम लोग जो हैं आज दुनिया में जो बुद्ध के फॉलोअर हैं, जापान, चाइना में तो है ये है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, कनाडा में जितने हैं, भारत में तो 1% भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि बुद्ध के उपासक वही हैं जो बुद्धि के उपासक हैं।
और जो बुद्धि के उपासक हैं ही नहीं, वो बुद्ध के अनुयायी होने का ढोंग करते हैं। उनको भ्रम है कि कुछ जाप कर लेने से वो बुद्ध के अनुयायी हो गए हैं। जब आपका बुद्धि क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पर, आलोचनात्मक चिंतन के लेवल पर जब आया ही नहीं है, तो आप किस बुद्धि के अनुयायी हैं? इन धर्मों जो आज जो प्रचलित धर्म है, सभी वर्तमान स्वरूप में मध्यकाल में आए हैं। तो चलिए आपको इतिहास समझाते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस के हम लोग वंशज हैं। कुछ लोग डिफर करते हैं। इस ग्रुप में भी बहुत से विद्वानों को हमने देखा है कि वो निएंडरथल से पैदाइश मान लेते हैं और होमो इरेक्टस से भी मान लेते हैं। तो जीन के जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ईस्ट के मोलिक्यूल में भी और हम लोगों के मोलिक्यूल में भी जीन संरचना में जिनका स्पीकर ऑन है उसको म्यूट कर लें और पूछना हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूछें, हम सारे चीज का जवाब दे दें। लेकिन पहले आप एक भूमिका तो सुन लें कि है क्या चीज। तो होमो सेपियंस सेपियंस, हाँ, तो जीनों की समानता जो है वो एक अलग चीज है और उसका समझना एक अलग चीज है। ये तो हम लोग भी एक एनिमल है, हम लोग भी एक होमो सेपियंस जो है एक एनिमल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब बुद्धि का विकास हुआ तो होमो सोशियस भी बने, सामाजिक मानव भी बने, होमो फेबर भी बने, मतलब निर्माता मानव भी बने। आज होमो साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक मानव भी हैं और रैशनल ह्यूमन भी बन रहे हैं या बने हुए हैं और इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो होमो सेपियंस सेपियंस के जिसके वंशज आज लगभग 8 अरब आबादी संपूर्ण आबादी है, ऐसा मानव विज्ञानी मानते हैं। यदि आप इनसे डिफर करते हैं तो उन मानव विज्ञानियों पर आपत्ति कीजिए, हम पर आपत्ति मत कीजिएगा। तो होमो सेपियंस सेपियंस की उत्पत्ति कोई 1-2 लाख साल पहले, ऐसा मानव विज्ञानी मानते हैं, अफ्रीका के बोत्सवाना मैदान में हुआ और उसी समूह के हम लोग सारे वंशज हैं। तो होमो सेपियंस का उदय 1 लाख से 2 लाख साल पहले तक चलता से शुरू हो गया था, लेकिन उनकी अवस्था पशु से कहीं बहुत ज्यादा भिन्न नहीं थी। ये लोग सिर्फ अपने को खाने, हिंसक जानवरों से और मौसम के प्रहार से बचने के प्रयास में ही लगे हुए थे। मतलब ये उपभोग के साधन और शक्तियों से ही नियंत्रित और नियमित होते जा रहे थे। मैंने उपभोग कंजम्पशन का जो बात किया, तो ये पूरा पीरियड जो है यदि इतिहास मानव का देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो है ये उपभोग के साधन और शक्तियों तक सीमित था। पत्थर, हड्डी और लकड़ी ही उपकरण के रूप में थे। हाँ, अब बताते हैं विद्वान लोग कि कोई 60,000 साल पहले मानव में कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया, संज्ञानात्मक क्रांति की समझ आई। संज्ञानात्मक क्रांति क्या है? शब्द एक पेचीदा है, लेकिन समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। जैसे आज अब मानसून आना है, आप देखें कि बादल आया, पानी बरसा और जमीन हरा भरा हो गया। तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि बादल आने से जमीन हरा भरा हो जाता है। आपने अपने आसपास का यही संज्ञान लिया कि बादल आने से जमीन हरा भरा हो जाता है। लेकिन आपको लगा कि नहीं, इसमें कुछ करेक्शन होगा। ये बादल आने से हरा भरा जमीन नहीं होता है। ये बादल आकर के जब पानी बरसता है तब हरा भरा होता है। तो आप इसका मनन मंथन करते हैं, लेकिन आपको ये तो लगा कि पानी बरसने से जमीन हरा भरा हो गया। लेकिन जब आप समूह में गए, संघ में गए, तो वहां पर जब आप अपनी बात को रखा कि हमने ये चीज का ज्ञान प्राप्त किया और उससे हमने ये धारण किया कि बादल आने से धरती हरा भरा हो जाता है, तो वो संघ संगठन बताया कि नहीं, इसमें भी एक करेक्शन होना चाहिए कि पानी, बादल आता है, पानी बरसता है और वो पत्थर पर बह के चला जाता है तो वो हरा भरा नहीं होता। वहां मिट्टी होना चाहिए और मिट्टी में पानी परकोलेट होना चाहिए, रिसना चाहिए, तब होता है।
बुद्ध जो थे पहला व्यक्ति थे इस संज्ञानात्मक क्रांति को थ्योरी के रूप में देने के लिए। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम, बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि के शरण में जाने पर उसने देखा कि बादल आया तो पानी आया। धम्मम शरणम, धम्म क्या है? धारेति ती धम्मो, जो धारण करने योग्य है वो धम्म है। बुद्धि से आपने जो ग्रहण किया, बहुत सा चीज आपने देखा सुना, उसमें से धारण करने योग्य यही था कि बादल आया, पानी बरसा तो जमीन हरा भरा हो गया। ये धम्मम हुआ। और इसको जब आप संघ में गए तो संगम, वहां पर बात और रिफाइन हो गया है कि नहीं, वहां मिट्टी और पानी का पर्कुलेशन जरूरी है। इसको थ्योरी के रूप में देने वाले बुद्ध व्यक्ति के रूप में या इंस्टीट्यूशन के रूप में, इस मानव इतिहास में पहला व्यक्ति हुआ जिसने कॉग्निटिव रिवोल्यूशन को इस थ्योरी में कन्वर्ट किया। और 19 जुलाई 1942 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में बुद्ध के एक बहुत बड़े अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम को अंग्रेजी में अनुवाद कर करके दिया। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट, शिक्षित हो या अपने इन्वायरमेंट को से एजुकेट हो। देन एजिटेट, उसको मथो। एजिटेटर दही के मथना को कहते हैं। देन ऑर्गेनाइज, उसको व्यवस्थित करो। आज के विद्वान जो हैं रूट छाप स्ट्रगल शब्द को ले आए हैं अंबेडकर के नाम में। नहीं, दोनों का सर मतलब एक ही होता है। तो उनको मैं झुक करके प्रणाम करता हूं 4 बार। आपत्ति किए कि सर आप क्यों प्रणाम हमको कर रहे हैं। हम कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विद्वान को एजिटेट और स्ट्रगल शब्द में अंतर समझ में नहीं आया और आप उसका स्पष्टीकरण दे करके शब्दों का सीक्वेंस बदल रहे हैं, ऑर्गेनाइज को बीच में ले आए और स्ट्रगल जोड़ाए, तो आप तो उनसे ज्यादा महान है। तो आप तो वो पूजनीय है, तो आप भी पूजनीय हैं। अरे आप अपना नाम लगा के दीजिए ना भाई कि अंबेडकर ने गलत कहा था। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और स्ट्रगल होगा। कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस महापुरुष का नाम उनके गुजर जाने के बाद आप क्यों संशोधन कर दिए हैं? तो ये जो है बुद्धम धर्मम धम्मम और संगम शरणम का आधुनिक भाषा में अंबेडकर ने अनुवाद दिया, तो पहला हुआ। अब उसके बाद जब ये पहाड़ पर रहते थे, कुछ नहीं, जंगल में आग भी लगती थी, इस तरह से लगती थी, आप भी जानते हैं, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। कहीं कुछ वो पत्थर देखा, पिघल गया, देखा कि ये तो धातु है, तांबा का धातु या उसका कोई एलॉय धातु मिश्र है, ये तो पत्थर से भी कड़ा है। पिघल गया मतलब ये गर्मी से कुछ ढीला हो जाता है। तो धातु का उपकरण और धातु का हथियार बनना शुरू हुआ। कड़ा करने के लिए उसमें जिंक और टीन मिला के तांबा और कांसा बना दिया। अब जो है ये पहाड़ पर जो निर्भरता थी पत्थरों की, निर्भरता छोड़ दिए, उत्पादन के साधन और शक्तियां बदल रही थी। ये मैदान में चले आए खेती करने के लिए। नहीं, अब यहाँ हम रह सकते हैं, यहाँ हिंसक जानवर भी नहीं रहता है, पानी भी बहुत है, उपज भी ज्यादा होता है। और धातु जब रिफाइंड फेज में लोहा का रूप आ गया, क्योंकि तांबा जो है बहुत लिमिटेड जगह होता है, जैसे राजस्थान का खेतरी, लेकिन लोहा इसका माइंस बहुत जगह है। और इसके साथ जो आवश्यक चूना पत्थर और कोयला होता है, लोहा के खानों के आसपास में ही होता है। तो जब लोहा का आया तो एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आ गया। ये उत्पादन के साधन में रिवोल्यूशन आ जाने से जो बदलाव हुआ, हम बड़ा संक्षेप में बताएंगे कि मध्यकाल कैसे आया और आधुनिक काल कैसे आया, तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपत्ति होगी हम निराकरण करेंगे। तो जब कृषि एक ऐसा साधन था कि मानव इतिहास में पहली बार भोजन की व्यवस्था उसमें लगे हुए लोगों के इतना ज्यादा अब और लोगों के लिए हो गया, बहुत से लोग इस उत्पादन कार्य से अलग कर दिए गए। अब जो है सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी का
विनिर्माण की परंपरा भी चली और सर्विस सेक्टर का ये ट्रेड कॉमर्स ये सब जो है इसका भी विकास हो चुका। एक्चुअली देखिए हम लोग जो है इकोनॉमी के 3 सेक्टर तक ही सीमित अपने को रखते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी। हम बिहार के हैं, अक्सर हमको वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला में एक विनय पासवान है, प्रोफेसर विनय पासवान बुला लेते हैं, तो स्कूल में हम संबोधित कर रहे थे। हम के वैशाली जो है बुद्ध की धरती, आप बताएं कि बुद्ध किस सेक्टर में काम करते थे, इकोनॉमी के किस सेक्टर में काम करते थे? क्या वो खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे या जानवर चराते थे? नहीं। क्या वो लकड़ी का कोई उपकरण बनाते थे या लोहा पीटते थे? तो वो भी नहीं। क्या वे किसी का बाल काटते थे या किसी का कपड़ा धोते थे? वो भी नहीं। तो बुद्ध तो तीनों सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे। तो बुद्ध किस सेक्टर में काम कर रहे थे? बुद्ध चौथे और 5वें सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसमें से अभी हम लोग बहुत से आदमी पहली बार सुन रहे होंगे। आप गूगल पर भी सर्च करके देख लें। चौथा सेक्टर क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है और क्वीनरी सेक्टर, पंचम सेक्टर क्या होता है। चौथा सेक्टर नॉलेज का सेक्टर कहते हैं और 5वां सेक्टर पॉलिसी मेकिंग का सेक्टर था। बुद्ध जो है इसी दोनों सेक्टर में काम कर रहे थे, ज्ञान का अर्जन सृजन कर रहे थे और समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए नीतियों का निर्धारण कर रहे थे। आज उनके अनुयायी हम हैं और हमारा ध्यान ही नहीं है और शासक वर्ग बनने का दावा ठोके जा रहे हैं। रोज राजनीतिक बात करते हैं, कोई ज्ञान का बात करते ही नहीं है और दावा ठोके जा रहे हैं। तो खैर चलते रहेगा, उस पर हम नहीं कहेंगे। तो बुद्ध का जो उदय हुआ इन दोनों सेक्टर में हुआ। एक कृषि क्रांति के बाद उत्पादन के साधन और शक्तियों में बदलाव से इन फुर्सत में बुद्धि आदमी को कब होता है? जब उसके पास फुर्सत होता है और सोचने का प्रक्रम शुरू करता है। जानवर और आदमी में क्या अंतर है? जानवर भी सोचता है, आदमी भी सोचता है, लेकिन आदमी में सोचने की प्रक्रिया में एक अंतर क्या है कि आदमी अपने सोच पर फिर से सोच सकता है, अपने सोच को स्थिर रख करके फिर उस पर सोच सकता है, जो जानवर नहीं करता है। और इसीलिए आदमी का विकास हुआ, आदमी का बुद्धि का विकास हुआ। इसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि दरअसल है क्या? यदि अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहेंगे, विजडम कहेंगे, तो अपने इन्वायरमेंट को समझना या अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट को समझना और उसके अनुरूप अपने आप को बदल करके उसमें एडजस्ट हो जाना या उसको लीड उसमें कर देना, यही तो बुद्धि है। और यही बुद्धि से बुद्ध शब्द बना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहां भारत में दिक्कत क्या है कि बुद्ध के अनुयायी भारत में 3 तरह के लोग हैं। मेजर जो 2 तरह के लोग हैं, ये बुद्ध का जो दर्शन जो है, जो विज्ञान और जीवन दर्शन है, बहुआयामी क्यों नहीं हुआ, पूरे भारत में क्यों नहीं फैला? इसके अधिकांश लोग जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा इस तरह से निम्न है कि वे धर्म के बिना रह ही नहीं सकते हैं। वही धर्म जिसको कार्ल मार्क्स ने अफीम कहा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान बहुत चिंतन मनन किए। 20 साल के मनन के बाद लगा कि हम अपने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक सोच में बदलाव नहीं ला सकते हैं, इन धर्म के बिना ये लोग नहीं रह सकते हैं, तो एक वैज्ञानिक धर्म को ही चुना जाए। इसीलिए बुद्ध के ज्ञान, विज्ञान, जीवन दर्शन को धर्म के रूप में ही अपना लिया। ये बहुत दुखदाई बात है कि 56 में अक्टूबर में उनका इस महा आयोजन के बाद 90 दिन के अंदर उनको इस धरती से प्रस्थान हो जाना पड़ा। अन्यथा वो अलग एक बात निकलती, एक अलग बात दूर तक जाती और बहुत कुछ स्पष्ट होता। खैर वो बात अलग है, वहां पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये जो बुद्ध का जो है, तो कुछ लोग तो उसके कारण बुद्ध हैं और जो दूसरे लोग हैं बुद्ध को भी एक जाति के घेरे में ले आए हैं, एक शब्द को लेकर के अपने को ले आए हैं। तो मतलब ये लोग भी बुद्ध के वैज्ञानिकता, सामाजिक
विज्ञान और जीवन दर्शन से प्रभावित होकर के बुद्ध के अनुयायी नहीं बने हैं। उनमें अपनी जाति खोज ली है, इसलिए उसके अनुयायी बने हैं। और यही दो पॉपुलेशन जो है मेजर पॉपुलेशन है। और कुछ बौद्धिक लोग जो जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश या अमेरिकन जो लोग हैं, चाइनीज, जापानी, उस तरह के लोग 1% भी नहीं है। अब बताइए कि ये जो मेजर ओबीसी है उसको तो लगता है कि वो तो जाति के कारण उसमें गए और उनकी जो परंपरागत संस्कृति में पोजीशन बढ़िया नहीं था इसलिए चले गए। मेरा तो कंडीशन ही दोनों में सेट नहीं करता है। न तो वो मेरे तथाकथित जाति से आते हैं, क्योंकि एक ने जाति के आधार पर कब्जा कर लिया, जिस जाति की उत्पत्ति ही मध्य युग में हुई है उसको वो बना करके अनसाइंटिफिक ढंग से कब्जा कर लिए और दूसरे को बताया कि भाई जिनको कोई सम्मान नहीं परंपरागत में है वो इसके अनुयायी बने। जब ये लोग जीवन दर्शन और विज्ञान के रूप में बुद्ध की बात की परंपरा का वर्णन करते हैं, आप देखिए बुद्ध महोत्सव में, बुद्ध कार्यक्रम में, वहां भी बुद्ध की सत्यनारायण कथा होगा, वही गाथा होगा। ई रूजवेल्ट, अमेरिका की प्रथम महिला मानी जाती है, रूजवेल्ट की पत्नी, इतनी माने ज्ञानी थी, वैज्ञानिक थी और इतनी मतलब इनका सोच विकसित था कि अमेरिका के योगदान में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, इसलिए इनको एक अमेरिकन फर्स्ट लेडी माना गया। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहा, आप ध्यान देके सुनिएगा। छोटे लोग मतलब निम्न स्तर के सोच के लोग व्यक्तियों की बात ज्यादा करते हैं, पर्सन की बात, इंडिविजुअल की बात ज्यादा करते हैं। मध्यम दर्जे के लोग घटनाओं की बात ज्यादा करते हैं, उसका ब्यौरा ज्यादा देंगे, वहां ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इंसिडेंट्स की बात ज्यादा करते हैं। इनका 3 आई था, इंडिविजुअल एक आई, दूसरा इंसिडेंट्स और तीसरा आइडियोलॉजी। और जो बड़े उच्च लोग, विचारक लोग होते हैं, वो नीतियों की बात करते ज्यादा है। आज आप बुद्ध के जितने कार्यक्रम में जाएंगे उनकी नीतियों की बात कहीं नहीं होगी, उनको व्यक्ति के रूप में उनकी चर्चा होगी और उनकी घटनाओं का ब्यौरा दिया जाएगा, जिसको ई रूजवेल्ट कहते हैं कि लोअर लेवल और मध्यम लेवल का लोग है। इसीलिए बुद्ध जो है इनकी विचारधारा भारत में छिटकी हुई है। तो आप यहां पर चले, अब आपको इतिहास का क्रम जो बता रहे थे, प्राचीन काल में बुद्धि का विकास होता जा रहा था, आप उसको बौद्धिक काल कह सकते हैं। ये मध्य काल कैसे आया? मध्य काल का जो उदय हुआ क्या था कि अरबों के उदय के साथ तलवार की जो उस समय की दुनिया कितनी बड़ी थी, एशिया था, यूरोप था और भूमध्य सागरीय अफ्रीका था। उसके अलावा जो अफ्रीका का शेष अज्ञात था और अमेरिका, दोनों महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो कहीं थी ही नहीं। तो दुनिया इतना ही था और उसका सबसे प्रमुख रूट था सिल्क रूट। सिल्क रूट के माध्यम से उनका जो आक्रमण हुआ, बहुत सा सत्ता जो है, राजशाही सत्ता हिल गया और विनिमय के साधन, हमने उपभोग का चर्चा कर दिया, उत्पादन का कर दिया, विनिमय एक्सचेंज का जो मोड होता है वो करेंसी, मुद्रा होता है। और मुद्रा एक टोकन, एक मटेरियल का बना हुआ होता है, पेपर का, चमड़ा का या मेटल का, जो भी है, उस पर राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है कि इसका इतना वैल्यू है। जब राज्य ही हिल गए तो करेंसी ही नहीं रहा, करेंसी का कोई गारंटी देने वाला ही नहीं रहा। अब इस विनिमय के कारण इतिहास कैसे बदला, इसको आप समझ लीजिए। पहले जो अशोक के पीरियड में क्या होता था, पाटलिपुत्र राजधानी, पेशावर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राज्य कोष का जो हिस्सा है वहां वहीं करेंसी में एक्सचेंज हो गया और करेंसी जो है पाटलिपुत्र आ गया और उज्जैन के कर्मचारियों को, सैन्य और असैन्य कर्मचारियों को भुगतान के लिए पाटलिपुत्र से चला गया। लेकिन जब करेंसी ही नहीं रहा, ये समझिए कि करेंसी समाप्त होना दशक का चीज नहीं है, दशकों का चीज नहीं है, शताब्दियां लगती है। जब करेंसी नहीं रहा तो वहां के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को
पाटलिपुत्र लाना और फिर उज्जैन पहुंचाना अव्यावहारिक था। इसीलिए स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय जो क्षेत्र के लोग थे, उन्हीं में से जो मजबूत प्रभुत्वशाली लोग था, उनको क्षेत्रीय बनाया गया, जो कालांतर में क्षत्रिय कहलाए। उनका काम था कि राजस्व संग्रह वसूले और वहां का सैन्य असैन्य कर्मचारियों का वो भुगतान करें और नियंत्रण में रखें, और लॉयलिटी जो है बड़े शासक के प्रति रखे। इसीलिए आप देखे होंगे कि क्षत्रिय कोई एक जाति नहीं है। आप भारत के इतिहास में देख लीजिए, कुर्मियों का इतिहास हो, यादवों का हो, पासी का हो, चमार का हो, पासवान का हो, जिस जाति में आप देखेंगे उस जाति में क्षत्रियों का इतिहास है जो दिखता हुआ होता है। ये जब आ गए तो अब इसकी एक अलग कहानी है। क्षेत्रीय जो क्षत्रिय बने ये मध्य युग का है, कोई प्राचीन काल के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में कहीं नहीं है, कोई पुरातात्विक शिलालेख और अभिलेख में कहीं नहीं है, या समकालीन कोई चाइनीज साहित्य में भी नहीं है कि क्षत्रिय नाम का प्राचीन काल में कोई एग्जिस्टेंस था। और उसी समय देखिए, बुद्ध के काल में दो तरह के व्यक्ति बड़ा प्रतिष्ठित माने जाते थे जो शिलालेखों में थे, समन और बमन। बमन जो थे ज्ञानी व्यक्ति थे, बामन ज्ञानी व्यक्ति थे, इसीलिए अक्सर बुद्ध का बामन से है जो वार्तालाप और विमर्श होता था, बहस होता था। और दूसरा समन, जिसको हम लोग आज श्रमण कहते हैं और हम लोग श्रमण संस्कृति समझते हैं। अरे भैया, जब हम लोग श्रमण थे और शिलालेख में सम्मान देने के लिए लिखा हुआ था तो कौन सम्मान देता? ये जो आम आदमी कृषक जो श्रम करते थे वही सम्मान देते उसको। वो समन थे, आज के शब्दों में साधु संत थे। समन वो थे जो अपनी इच्छाओं को समित कर चुके थे और अपने को समाज को समर्पित कर चुके थे इस ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करने के लिए। और बमन बामन जो है वो ज्ञान की ये उपाधि था, ये पदवी था, ये जन्मजात नहीं था। वही बमन बामन शब्द जो है सामंत काल में र संयुक्ताक्षर राजीव पटेल और राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि प्राचीन काल में नहीं था। ये उसी में र संयुक्ताक्षर लगा करके ब्राह्मण शब्द बनाया और उस ज्ञान के उपाधि को वंशानुगत बनाया। ये मध्यकाल की कहानी है। और उसके बाद जो है अदानी अंबानी को क्या गरज लगा हुआ है कि आप वन व्यवस्था में कहां रखते हैं न रखते हैं। वो इतना बड़ा फाइनेंसर है कि आप अपने हिसाब से रखते रहिए, उसको अंतर नहीं पड़ता है। और शूद्र तो व्यक्तिगत सेवक थे, शूद्र व्यक्तिगत सेवक थे। सेना का सिपाही शूद्र था, ये आपका नौकर। आज भी 25 व्यक्तियों के परिवार में 2 या 3 व्यक्ति नौकर होता है। 25 व्यक्तियों के परिवार में 500 नहीं होता है। और उस समय जो ग्रंथ लिखा गया तो ये जो है ये कार्यपालिका व्यवस्था, ये सामंती व्यवस्था व्यवस्थापिका के सदस्य थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सामंती व्यवस्था कार्यपालिका के। आज भी क्लास 1 अफसर क्लास 4 के साथ टेबल पर बैठ के नहीं खाता है। आज भी कार्यपालिका संपूर्ण आबादी की 2% आबादी है। आज भी कार्यपालिका संपूर्ण आबादी की 2-3% आबादी है। उस समय भी संपूर्ण आबादी की 2-3% आबादी सामंती व्यवस्था में थी। बाकी सब तो अवर्ण व्यवस्था के लोग थे, जिनसे ही जैसे आज जनरल पब्लिक से जाता है ब्यूरोक्रेसी में, कार्यपालिका में, उसी तरह से अवर्ण व्यवस्था के लोग से उसमें जाता था। और शूद्रों को एक कमरे में रहने का प्रोविजन था। आज भी देख लीजिए, नौकर को एक कमरा आउटपोस्ट में दिया हुआ रहता है, वहीं चापाकल, कुआं या टैप पर नहाता है और आप ही के घर में खाता है। एक कमरे से उसका ज्यादा जरूरत नहीं है। आप आज भी गांव के गरीबों के पास चले जाइए, जो कृषक है, पशुपालक है, श्रीमान, एक कमरे में तो उसका जलावन रहता है और जानवर रहता है, और आप माने जा रहे हैं कि शूद्र हैं। मनुस्मृति में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है। मनुस्मृति में उस सामंतवादी कार्यपालिका की व्यवस्था थी। आज गलती मनुस्मृति में क्या है कि ये भारत के बहुसंख्यक अपने को उस शूद्र में घुसने के लिए बेचैन है। अपने को कहता है, देखिए धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो कुत्ता लिख देगा तो हम अपने को कुत्ता समझने लगेंगे।
अरे शूद्र तो ब्रिटिश पीरियड में समाप्त हो गए। व्यक्तिगत जो नौकर यदि 2% कार्यपालिका का, आज देख लीजिए ना कि सेना सिपाही कै % होता है, उसका 1/4 ही यदि मान लीजिएगा तो 0.5% होगा। तो टोटल आबादी का 0.5% आबादी जो व्यक्तिगत नौकर थे, जब सामंतवादी व्यवस्था ही नहीं रही तो नौकर विलुप्त हो गए 200 साल में। लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा डेविएट कर गए फिर बुद्ध से। 1896 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ है। अब देख लीजिए वहां हिंदू धर्म तो गया ही नहीं था, वो तो ब्राह्मण धर्म गया था। 1896 तक हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू एक भौगोलिक शब्द था। हिंदू कुश, हिंद सागर, इस सारा का सारा, और हिंदवी लोग, ये सारा का सारा भौगोलिक सूचक था, भूगोल को बताता था। हुआ क्या गड़बड़, 1896 तक जरूरत नहीं था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि इस युद्ध के समाप्त होते ही सभी को जो है देश मताधिकार दे दिया जाएगा। उस समय कुछ खास लोगों को वहां मताधिकार दिया हुआ था, तो मास का सपोर्ट लेने के लिए देश मताधिकार की घोषणा की। पेड़ का फुनगी हवा का रूप सबसे पहले पहचानता है। भारत का जो बुद्धिजीवी था वो सबसे पहले हवा का रूप पहचाना। सोचा कि अरे हम तो 2% 3% में सीमित के रह जाएंगे। उस भौगोलिक शब्द को जो है हिंदू शब्द बनाया, और हिंदू महासभा की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुई। और जो विलुप्त हो गया था शूद्र, उसमें समस्त आबादी को डाल दिया, और आज हम लोग उसको जस्टिफाई किए हुए जा रहे हैं। कौन से शिलालेख, पुरातात्विक शिलालेख में पढ़ लिए। और उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या क्या चीज का संगठन का उदय हुआ सो आप जानते ही हैं। और उसके बाद क्रम चलता जा रहा है, और हम लोग उसको मजबूत किए जा रहे हैं। ये आपको तो इस तरह से जो है मध्यकाल आया विनिमय के साधन के साथ। लेकिन बाद में क्या हुआ, पुर्तगाल और स्पेन समुद्री किनारा पर छोटा छोटा था। ये कटा पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा समुद्री किनारा है, तो नाव से ये चीज जो है, तो सिल्क रूट में अरबों का जो उदय हुआ तो इनका व्यापार बाधित हो रहा था। तो समुद्र का रास्ता खोजना शुरू किए। कोई चक्कर लगाया, कोई खोजते खोजते वो पश्चिम में चला गया तो अमेरिका पहुंच गया, कोई भारत भी आया तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था बदलने लगा, और इसके साथ ही आधुनिक युग का आगमन हुआ। आप इस पर अपनी इतिहास की व्याख्या कीजिएगा तो किसी काल खंड की व्याख्या हो जाएगी, किसी भी दुनिया के क्षेत्र में किसी भी काल का। तो आप कहेंगे कि बुद्धि के विकास में तो एक पीरियड को हमने गायब कर दिया, वो जमीन पर कभी था ही नहीं। और आप यदि हमसे साक्ष्य मांगते हैं तो आपको कहेंगे कि उसको सही साबित करने में आप ही साक्ष्य दीजिए। हमको बहुत से लोग जो हैं इतिहास के डीन, इतिहास के प्रोफेसर, इतिहास के एचओडी, वो रेफरेंस ग्रंथ खोजते हैं। एक बार हमको स्पीच देने का मौका मिला जिसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन भी थे और एचओडी सब भी थे। हम कहे कि आप लोग जैसे विद्वान जो रेफरेंस ग्रंथ खोजते हैं, आप लोग संजोग है कि बुद्ध के समय पैदा नहीं हुए थे, और नहीं तो बुद्ध से पूछते कि आपका रेफरेंस ग्रंथ कहां से आप ये सब बात ले आए हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के समय पैदा हुए होते तो अल्बर्ट आइंस्टीन से रेफरेंस खोजते। गैलीलियो से भी लोग रेफरेंस ही पूछ रहा था जब उसने जियोसेंट्रिक ब्रह्मांड को जब हेलियोसेंट्रिक घोषित किया। तो ये आप तर्क के आधार पर समझिए और तर्क को मानिए। इस साल एक महान व्यक्ति का मृत्यु हुआ, ब्रिटिश पीटर हिग्स, नाम सुने होंगे। वो जो है पूरे ब्रह्मांड के बनावट को समझाया हिग्स फील्ड्स के द्वारा, और एक पार्टिकल हिग्स बोसोन सत्येंद्रनाथ बोस इंडिया का जो आदमी है उससे मिल करके ये थ्योरी कब दिया, 1964 में। 1964 में थ्योरी दिया। 48 साल तक कोई सुधि लेने वाला नहीं था। ये जेनेवा में जो सर्न लेबोरेटरी है, 12 में उसको लगा कि तो पीटर हिग्स का जो परिकल्पना है ये तो लगता है रियलिटी में, और 13 में वो पार्टिकल का खोज कर लिया उस लैब में जिसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया।
और उसको तब नोबेल पुरस्कार मिला। उसको 48 साल लगा वैसे बुद्धिजीवी को समझने में। आप लोग भी अपना एंटीना खोलिए और बात को तार्किक ढंग से सुनिए और बात बढ़ाइए और सवाल खड़ा कीजिए। स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि सवाल खड़ा करना ही है जो मुख्य शिक्षा है। आप बात को सवाल खड़ा करना समझना होता है उसके पहले, तब आप सवाल खड़ा कीजिएगा। तो बुद्ध जो है क्या किए, उस समय ब्राह्मणवाद नहीं था। ये जिन्होंने जलाया उन्होंने जो रीराइट किया उसमें उन्होंने लिखा कि वो इसकी प्रतिक्रिया में थे, मानो वो बहुत पुरातन सनातन है। उसमें र संयुक्ताक्षर था ही नहीं। भाषा का भी विकास देखिएगा। ये 5 महावैज्ञानिक जो हैं, जो आधुनिक काल के जन्मदाता है, उसमें चार्ल्स डार्विन 1 नंबर पर आते हैं। सिगमंड फ्रायड, कार्ल मार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन और फर्डिनांड डी सोसुरे। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि बुद्ध विकासवाद, कोई भी चीज बड़ा सिंपलर से जटिल की तरफ जाता है। संस्कृत की उत्पत्ति आप समझा दीजिए कि कहां से हुई और इस संस्कृत की जटिलता तक पहुंचेगी। इस प्रक्रम में आपको प्राकृतिक भाषा प्राकृत आएगी, जब उसमें ग्रामर डाला गया तो पाली आएगी, और पाली जो है और वेल कल्चर्ड हो गया, सुसंस्कृत हो गया तो संस्कृत हो गया। आप इतिहास के क्रम को बढ़िया से समझें और मनन करें। तो बुद्ध का जो योगदान था उन्होंने दिया कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, कार्य कारण का सिद्धांत, और यही विज्ञान का आधार है। आज हम लोग फ्रांसिस बेकन को याद करते हैं, यूरोप का क्या है, यही तो बुद्ध के ज्ञान को उसने है जो अंग्रेजी में लिखा है। और अपने संदर्भ में 1400 समथिंग 15वीं शताब्दी का था। 15वीं शताब्दी के संदर्भ में फ्रांसिस बेकन लिखा, तो उसका नाम हम लोग याद करते हैं और बुद्ध को नहीं याद करते हैं। विज्ञान को देने वाला जन्मदाता ही यही था। अब आपको बताते हैं कि बुद्ध ने क्या दिया। बुद्ध आज जो है फिलिप कोटलर, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। 48 किताब मार्केटिंग पर लिखे हैं। इनको वर्ल्ड का कहा जाता है कि फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। बाहरे बा, ये फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है। और ग्रैंड फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बुद्ध को हम लोग याद ही नहीं करते हैं। मैनेजमेंट स्कूल में इनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। आज से 2.5 साल पहले मार्केटिंग सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का और प्रॉपर्टी का नहीं होता है। फिलिप कोटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट की किताब में लिखता है कि कोई 12 आइटम, पॉलिसी भी, आइडिया भी, नॉलेज भी, पर्सन भी, प्लेस भी, इसका भी मार्केटिंग होता है। तो बुद्ध ने अपने आइडियोलॉजी का 2500 साल पहले इस तरह से मार्केटिंग किया था कि आज भी वो रिलेवेंट है और आज भी उस पर हम चर्चा करते हैं। इस मार्केटिंग के महागुरु को हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग कुछ संस्कृत और पाली वाला दोहरा देते हैं, बहुत बड़े हैं जो बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। अरे बुद्ध के अनुयायी तो अमेरिका और चाइना और यूरोप में भरे हुए हैं जो बुद्धि के अनुयायी हैं। अपना एंटीना खोलिए। अभी हमने कुछ देर पहले, टाइम भी लगता है हो रहा है, कुछ देर पहले हमने इंटेलिजेंस का शब्द का इस्तेमाल किया कि इंटेलिजेंस क्या है। बदलते हुए इन्वायरमेंट को समझना और उसके अनुकूल अपने को एडजस्ट करके उसमें लीड कर देना, यही इंटेलिजेंस है, यही बुद्धि है। तो पहले रटने के ज्ञान को माना जाता था कि इंटेलिजेंस होता है, लेकिन डैनियल गोलमैन, एक अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट ने किताब लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, यही सफलता का कुंजी है कि आपको इमोशन समझना होगा। सामने जिससे बात कर रहे हैं उसके इमोशन को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने को एडजस्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप बात बोलिए तो वो आपसे संबंध बढ़िया रहेगा। 1960 के आसपास जो है एक कार्ल अल्ब्रेच, एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा सोशल साइंस, अ न्यू साइंस ऑफ सक्सेस, कि नहीं, आपको अपने बिहेव में, अपने फीलिंग में, अपने इमोशन में, अपने थॉट में सोसाइटी को रखना है। क्योंकि एप्रिसिएशन आपको सोसाइटी से मिलना है, आपको काम सोसाइटी में करना है, आपको रिजल्ट सोसाइटी में पाना है। इसलिए सामने वाले का ही नहीं, आपको सोसाइटी का ध्यान में रखना होगा। सोशल इंटेलिजेंस की बात हुई और आज किस इंटेलिजेंस की बात होती है? आज यूएनडीपी 16 सस्टेनेबल गोल, धरती को सस्टेनेबल बनाने के लिए
ये धरती टिका हुआ रहे। उस इंटेलिजेंस में इमोशन और सोसाइटी के अलावा नेचर को शामिल कर रहा है, फ्यूचर को शामिल कर रहा है। बुद्ध तो यही कर रहे थे। तो बुद्ध के विजडम इंटेलिजेंस पर आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अरे यूएनडीपी वाले जो तुम कर रहे हो, हमारे इंडिया में तो 2500 साल पहले विजडम इंटेलिजेंस तथागत बुद्ध ने दिया था, जब अपने उस सोच में ह्यूमैनिटी को तो लिया ही था, जानवर को लिया था जो अशोक के शिलालेखों पर है जो लिखा हुआ है, उसने नेचर को भी ले लिया था अपने सोच में। आदमी वही महान बनता है। जानवर और आदमी में महान कौन होता है? जानवर अपना बच्चा पैदा करता है, उसको पालता पोसता है और देखते हुए मर जाता है। जो 2 पैर वाला भी जानवर यही करता है, बच्चा पैदा करता है, उसको देखते हुए, पालते पोसते हुए, देखते हुए मर जाता है। वो उसमें और दूसरा जो जानवर है 4 पाई वाले में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो आदमी अपने सोच में अपने उस जन्म वाले ब्लड वाले परिवार के अलावा समाज को समा लेता है, वो आदमी बड़ा हो जाता है। जो आदमी मानवता को समा लेता है वो और बड़ा हो जाता है। और जो आदमी अपने सोच में नेचर को भी समा लेता है वो तो बुद्ध हो जाता है। तो हमको बुद्ध को इस रूप में भी है जो जानना चाहिए, समझना चाहिए। बात समझ में लोग को आता नहीं है और उसी के स्टील फ्रेमवर्क में है जो हम लोग तैरते रहते हैं, उतरते रहते हैं। आर्यों का सिद्धांत, मूल निवासी का सिद्धांत। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मूल निवासी वाले? ये ब्राह्मणवाद का समर्थन है। आपको नहीं समझ में आता है तो आपको हम समझाते हैं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि 5000 सालों से ये जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है, हम बेचारे हैं 5000 सालों से पीड़ित हैं। क्या कर रहे थे 5000 साल से? 5000 साल से हम जूता सी रहे थे, 5000 साल से हम खेती कर रहे थे, 5000 साल से हम मिट्टी का बर्तन बना रहे थे। तब क्या इसका मतलब हुआ? आपका जो जीन ये शुद्धता की बात होती है। कोई माइकल बामसाद का रिपोर्ट नहीं पढ़ा है। मैंने 200 उसका 12 पेज का जो है जीनोम रिसर्च मैगजीन में रिपोर्ट पढ़ा। रिपोर्ट को मैंने पढ़ा। जितनी बात माइकल बामसाद के नाम पर प्रसारित है उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। विशाखापत्तनम के 253 या 256 आदमी का सैंपल लेकर के किया हुआ है। हम पूरा उसका एनालिसिस किए, पूरा पढ़े और उसके लिए हम बायोलॉजी पढ़े क्योंकि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। तो मूल निवासी का मतलब होता है जीनीय शुद्धता का, कि 5000 साल से हम मिट्टी के काम करने में स्पेशलाइज्ड है। एक राज्य सरकार जो है निगम बोर्ड बना दिया है कि मिट्टी का है जो काम करने वाले जाति का, ये जो है बाल काटने वाले जाति का, इनका चूंकि जीनीय विशेषज्ञता 5000 सालों की है तो राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए उपाय देता है कि आप इसी में स्पेशलाइजेशन, इसी में आप कौशल को विकसित करें। जब इन छोटे छोटे संख्या वाले जातियों का और बाद में बड़े जातियों के लिए जब संस्थान खुल जाएंगे तब तो पढ़ने का विशेषज्ञता और शासन करने का विशेषज्ञता तो 5000 सालों से जिनके पास है उनके लिए संस्थान खुलेगा। तो क्यों आप शासक बनने के लिए बेचैन हैं जब आप उसी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? बात समझ में आती नहीं है। बात क्या है? ये बुद्ध के अनुयायी है। 5 सेंस ऑर्गन के अलावा 6वां काम नहीं करता है, जबकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेंटल विजन, मानसिक शक्ति है जो 6वां सेंस है। 6वां सेंस का उपयोग नहीं करता है, उतना ही देखेगा जितना आंख से दिखेगा। दिमाग से तो देखने का कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की पहेलियों की भूमिका में लिखे हैं, लोग जो है वही चीज सुनना चाहता है, वही चीज पढ़ना चाहता है जो वो आज तक जानता रहा है। मतलब आप उसको जो जान रहा है जस्टिफाई कर देते हैं तो आपको विद्वान समझ लेगा, और उससे कुछ अलग बात कह देंगे तो उसको अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की पहेलियों की भूमिका में जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो वॉल्यूम सब है उसमें है, जो इसको हमने पढ़ा है और हमने कोट भी किया कई जगह। आज भी यही स्थिति है। उम्र पर मत जाइए। समाज में 3 आदमी से बदलाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा जो थके हुए हैं, पके हुए हैं और बिके हुए हैं। हालांकि ओबीसी समुदाय में बिका हुआ कोई नहीं है। इसको हमने बहुत क्लोजली बात किया, इसमें कोई बिका हुआ लोग नहीं है।
लेकिन थके हुए लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होना है, और पके हुए लोग हैं जो कहेंगे कि हम जो जानते हैं वही सही जानते हैं। आप सिर्फ एकत्रित हो जाइए। एक बात और, चूंकि 9 बजे तक का समय दिया गया था हमको, 8 से 9, थोड़ा हम टाइम के पाबंद हैं, तो एक बात हम दोहराना चाहते हैं कि दिमाग से निकल गया बात जो कहना चाह रहे थे। कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है नए चीजों को सुनने समझने और उसके अकॉर्डिंगली बदलने के लिए तैयार रहना होगा। तो अब जैसे देखिए, एक जगह जो है हमको मीटिंग में बुलाया गया था, उसमें कुछ जो तथाकथित जो उग्र क्रांतिकारी थे वैसे लोग भी जुड़े हुए थे। तो जब हमने ये सब बातें समझाई, समाप्त हुआ, वो पूर्व विधायक थे, उन्होंने कहा कि श्रीमान आपसे पढ़ने के लिए हम आए हैं। माओ त्से-तुंग ने कहा था सत्ता का स्रोत बंदूक के नली से फूटता है। वो बोल गए तो हम कहे सर अब हम 2 लाइन और बोल दें। बोले हाँ। हम कहे तो क्या कारण था कि 1949 में जिसके वजूद से सत्ता प्राप्त किया था, 10 साल में उनको समझ में आ गया कि जब तक लोगों की संस्कृति को नहीं बदलेंगे तब तक ये देश समाज नहीं बदलेगा। और 1966 से 76 तक चाइना में ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन उसने क्यों किया, आपको बंदूक की नली याद है। और उसके बाद जो है कल्चरल रेवोल्यूशन किया, जिसके कारण आज जो है चाइना से अमेरिका डर रहा है। उसका सबसे टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका का, चाइना का पैसा उसमें इन्वेस्ट है। वो दरवाजा खोला था चाइना में घुसने के लिए, और चाइना है जो कितने देशों में घुस चुका है। बुद्ध के अनुयायी वो हैं। हम लोग ढोंग को बंद करें और बुद्ध को समझने का कोशिश करें। और जो बात आप जानते हैं वो तो और भी बहुत सा बात जानते हैं, हम उस पर अभी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो रहा है, और इसी के साथ हम अपना बात समाप्त करेंगे। हाँ, जिनको जो पूछना है हम अभी भी है जो हम सुनेंगे और जवाब देने के लिए तैयार हैं। संचालक महोदय, आपत्ति और इनको जो सवाल खड़ा करना है वो मांगे। प्रश्न जो भारत में है, जिसके बुद्ध को बदनाम भी करने का प्रयास किया जाता है कि बुद्ध अनिश्वरवादी थे, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। ये इस मुद्दे के ऊपर बुद्ध की बहुत निंदा की जाती है भारत के, खास करके जो ब्राह्मणवादी वर्ग के द्वारा। इस बारे में कुछ आप बताएंगे सर? देखिए, ईश्वर, देखिए इसमें हमारे लोगों को भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? ईश्वर कहते किसको है? पहला सवाल तो होता है कि ईश्वर कहते किसको है। अब आप ध्यान दे करके देखिएगा, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल नीचे है वो अनंत प्रज्ञा, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म और ईश्वर के मैकेनिज्म में अंतर नहीं कर पाते हैं। समस्या यहां है। यदि ये अनंत प्रकृति की शक्तियां, ये प्राकृतिक शक्तियां ये कार्य करती है, ये अस्तित्व में है, लेकिन कुछ चालाक लोग उसका पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, मानव के रूप में तैयार कर देते हैं। अंतर क्या होता है? यदि प्राकृतिक शक्तियों का हमें उपयोग करना है, जैसे सूरज के रे को हमको अपने घर में लाइट के लिए उपयोग करना है रात में, तो हम सूरज का एजेंट नहीं बनेंगे। जिनको इसकी जरूरत है उसका एजेंट बन के उनके छत पर है जो सोलर प्लेट लगा देंगे, तो प्राकृतिक शक्तियों का हम दोहन कर देंगे। लेकिन यदि उस सूर्य को प्राकृतिक शक्ति का मानवीयकरण कर देंगे, बना देंगे कि ये फलानवा व्यक्ति है, ये फलानवा व्यक्ति है, तब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का एजेंट बन जाता है। जो अभी तक एजेंट हमारा बन रहा था कि हमको चाहिए सूर्य के एनर्जी को रात में उपयोग करना, तो वो मेरा एजेंट बन करके वो आदमी यहां पर लगाएगा। लेकिन जब उसको हम व्यक्ति बना दिए, जिसका नाम ईश्वर बना दिए, तब जो है
आप उसके एजेंट को पकड़ रहे हैं, क्योंकि उसी की भाषा वो समझता है, उसी से उसका रिलेशनशिप है, तब हम उसके फेर में पड़ जाते हैं। तो जहां भी कोई ईश्वर की बात कहे तो पहले आप समझाने के क्रम में कहें कि श्रीमान, मैं सहमत हूं कि ईश्वर है या नहीं है। पहले आप हमको समझाएं कि ईश्वर से आप समझते क्या हैं। यदि आप प्राकृतिक शक्तियों से समझते हैं तो आप सही हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि तब फिर उसको इस स्वरूप उस स्वरूप में क्यों पूछते हैं। आपको सूरज की एनर्जी का जरूरत है तो आप सोलर प्लेट लगा लीजिए, आप बड़ा सा लेंस लगा करके आग लगा दीजिए, आपको जो करना है सो कीजिए। तो ये जो कंफ्यूजन होता है यहां होता है। देखिए, लोग को समझाने में दिक्कत होता है। समझाने में क्या दिक्कत होता है, जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो एक प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज के, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर जिसको कहते हैं, एक आलेख भेजा कि राम काल्पनिक है। हमने उनको भेजा, आपने कहीं इतिहास के किताब में पढ़ लिया है क्या रामायण के बारे में? वो तो साहित्य के रूप में है जो किताबों में दर्ज है। जब है ही नहीं किताबों में दर्ज इतिहास के कालखंड के रूप में, तो उस पर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप मानते हैं तो पहले इतिहास के किताब में उसको स्थान दिलवा दीजिए। इस पर है जो एक बार मैंने कहा था तो कुछ सदस्यों ने आपत्ति किया था कि नहीं, एनसीईआरटी के किताबों में है। श्रीमान, वो लिटरेचर के रूप में है, वो उसी के रूप में है जैसे ये जो है चंद्रकांता संतति लिखा हुआ है। तो चंद्रकांता संतति का जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़े इतिहास का पाठ है कि वो पुड़िया निकाली और है जो औरत बन गई और पुड़िया निकाली, तो वो है जो कबूतर बन गया और वो फिर पुड़िया निकाला और वो जानवर बन गया। वो इतिहास का पाठ थोड़े है। वो तो हिंदी सीखने देवनंदन खत्री का जो चंद्रकांता संतति है, उसी तरह से किसी ने क्या है, किताब का नाम है श्री रामचरित मानस। राम के आगे श्री, उनका चरित्र का मानस, मन से, मस्तिष्क से जो वर्णन हुआ उसने किया। अब उसमें तुलसीदास का दोष नहीं है। तो उसी तरह से चीजों को समझाने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। बुद्ध किसी तरह से कैसे समझाते थे, लोग से समझाते नहीं थे। इतना ना प्रति प्रश्न पूछते थे कि वो व्यक्ति वहीं पहुंच जाता था जहां बुद्ध उसको ले जाना चाहते थे। इसीलिए स्टीफन हॉकिंस, इस शताब्दी का महान वैज्ञानिक, कहता है कि सवाल खड़ा करना सीखिए। आप उसके सामने जवाब मत दीजिए, सवाल खड़ा करके देखिए ना। आप ठीक कहते हैं। हम लोग को चाइना के टक्कर में जो है ना, हर एक शहर में जो है 100-100 करोड़ का मंदिर बना देना चाहिए। भगवान जी उसका रक्षा कर लेंगे। हम इस बात से आपके साथ सहमत। और आप जब मांग कीजिएगा तो हमको भी कहिएगा, हम भी चलेंगे। काहे हम उसका विरोध करें और काहे उलझे? धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। इसका मतलब यह है कि बुद्ध पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी जी, हाँ बोले। मेरा नाम गजानन दौड़ है। मेरे को मूल निवासी संकल्पना के बारे में बताना है, जानना चाहता हूँ। देखिए, ये मूल निवासी शब्द जो है, आपको हमने 5 जो महान वैज्ञानिक का नाम बताया। डार्विन का तो हमने बता दिया, उसी में एक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम बताया। उनका 1905 में और 15 में स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया में सब चीज सापेक्ष है। जब आप मूल निवासी को सही मानते हैं तो आप आर्यों के आक्रमण को सही मानते हैं। जब आप मूल निवासी की धारणा को सही मानते हैं तो आर्यों की कहानी को जितना पुराना आप ले जाना चाहते हैं उतने पुराना आप उसको भी मानते हैं। आपको जो लगता है कि हम मूल निवासी हैं, तो आप थोड़ा विज्ञान पर जाइए।
भारत में जब होमो सेपियंस की उत्पत्ति नहीं हुई तो भारत का कोई भी जाति प्रजाति जन्म के आधार पर मूल निवासी होने का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होमो सेपियंस हैं और इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। इस आधार पर होता कि हम यहाँ जन्म लिए थे और उसी समय से हमारे वंशज की निरंतरता कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो ये आधार इस आधार पर खारिज होता है कि भारत में होमो सेपियंस की उदय ही नहीं हुआ। पहली बात। अब कहेंगे कि सबसे पहले रहने के आधार पर तो 60,000 साल में जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, 50,000 साल में जनसंख्याविद बताते हैं कि उस समय दुनिया की आबादी 50,000 साल पहले कोई 10,000 के लगभग थी और उस समय आदमी अफ्रीका से बाहर निकल रहा था, स्थल मार्ग से या जलीय मार्ग से। दो ही मार्ग हो सकता है, जल मार्ग से तो नाव से निकला और फिर समुद्र के हवाले हो गया, जिधर चला गया हो, और स्थल मार्ग से तो जो आप जानते हैं सो जानते हैं। दो आधार पर तो सबसे पहले रहने वाले के आधार पर भारत में 6 जनजातियों को लोग मानते हैं, जिसमें 4 जनजाति अंडमान निकोबार में है, ओंगी, अंडमानी, सोमपेन और एक क्या तो और है भी हमको नाम याद नहीं है। ये जो है जो 3 डिजिट में आबादी है, चौथा में है ही नहीं, कोई 256 है, कोई 87 को कोई ऐसे है, और सरकार उनको प्रिजर्व किए हुए है, जहां उस जंगल में जैसे हैं उसको प्रोटेक्टेड दिए हुए है। वो लोग मूल निवासी के आधार पर, इस आधार पर भारत के मूल निवासी हो सकते हैं, आया है, सबसे पहले से आए हैं और अभी तक बचे हुए हैं। और दूसरा जो मेन लाइन पर है वो 2 ट्राइब है, दोनों नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के चाइना बॉर्डर पर है, जिसमें से एक जनजाति का 80% आबादी चाइना में है। वो ही 2 आबादी मेन लैंड का है जो मूल निवासी का दावा कर सकता है। बाकी तो ये जो आप आर्यों की जो कहते हैं माइकल बामसान में पढ़िए तो है ही नहीं इसका चर्चा। बात क्या है कि ये मूल निवासी की जरूरत कब पड़ी? जब सामंत काल का उदय हुआ, सामंती व्यवस्था जब कार्यपालिका जब बनी और ये समय के साथ जब जाति व्यवस्था में जब ढलने लगा, तो ये सामंती लोग जो सल्तनत काल और मुगल काल में, आप भी जानते हैं कि वो बाहर से आए थे, और हिंदू शब्द मतलब होता है हीन, नीच। दूसरा जो नीच है उसको हिंदू कहते थे, अरबी फारसी के शब्दकोश में आप देख लीजिए। तो ये हिंद के रहने वाले जो नीच लोग थे उसमें आप अपने को मत समाइए, पहली बात। और दूसरी बात कि उन लोगों ने जो सामंती व्यवस्था में जो ऊपर थे, शासक वर्ग से अपनी नजदीकी पाने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा कि हम भी बाहर से आए हुए हैं, आर्कटिक सागर से, कैस्पियन सागर से और यहां से वहां से। ये मुगलों के पीरियड में ये प्रथा जो है पकड़ने लगा कि वो नहीं है, इसीलिए कुछ लोग को है जो जजिया करने ही लगता था। और फिर उसके बाद जब इनका पतन हुआ मध्यकाल में, तो आधुनिक काल में जो आए, हालांकि यहाँ बसे नहीं, आए और शासन करके चले गए, वो भी बाहर से थे और वो भी एक सिद्धांत मानते थे कि भारतीयों को अपना शासन करने का काबिलियत कभी नहीं है। तो उसमें ये जो है आर्यों का सिद्धांत उन्हीं के लिए उपयुक्त था, इसीलिए उसके समर्थन में वो आ गए कि नहीं ये सही सिद्धांत है। और ये अंग्रेजों के समय में भी फिट खा गया उनके हित के अनुरूप कि वे भी अंग्रेजों की तरह बाहरी से हैं। लेकिन ये गले का फांस बना जब वयस्क मताधिकार का जो चर्चा हमने किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब हुआ कि नहीं ये डिफाइन करो। तो ये अवर्णों को वर्ण व्यवस्था में लाने की हुआ, और नहीं तो वर्ण व्यवस्था यदि भारतीय व्यवस्था था तो ये भारत के पारसी या क्रिश्चियन, ये जो मुसलमान, इनको कौन सा व्यवस्था में डालिएगा? ये अछूत जो जाति व्यवस्था से ही बाहर कर दिए, ये तो जाति व्यवस्था में ही नहीं थे, ये भी अवर्ण थे। ये जो जंगल में रहने वाले जो दूरस्थ क्षेत्र में थे, जिनको कोई मतलब नहीं था कि कहाँ कौन शासन है, उनको भी वर्ण व्यवस्था से नहीं मतलब था। और ये जो सामंती व्यवस्था जिससे उत्पादन थे, ये जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय कह रहे हैं ना, ये हमारी पैदाइश है,
ये हमारी उत्पत्ति है। आप उनको जो 5000 साल का ऐतिहासिक गौरव जो प्रदान कर दिए हैं ना कि इसको एक मिनट जब मूल निवासी को 5000 साल पहले जब ले जाते हैं तो उनके भी गौरवमयी इतिहास को 5000 साल लाते हैं कि उनका भी 5000 साल से शासन करने का जीन सुरक्षित है और पढ़ने लिखने का सुरक्षित है। काहे आप विरोध करते हैं? बोलिए। बोला जाए सर? हाँ सर। आगे किसी श्रोता को अपनी बात